दोस्तों, पार्ट 2 शुरू करते हैं प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट का। प्रोसेस का नाम है डेवलप प्रोजेक्ट टीम प्रोसेस। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपनी टीम का डेवलपमेंट करना, अपनी टीम का स्किल्स नॉलेज इसमें जो है एनहेंसमेंट्स करना, और उनमें टीम वर्क डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना, और इससे जो हमारा टर्नओवर है वो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों, डेवलप प्रोजेक्ट टीम प्रोसेस जो है वो कब करते हैं उसको, जब प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब करते हैं। और इसमें जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं डेवलप करने के लिए वो है, कभी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर दी, कभी पर्सनल असेसमेंट टूल्स यूज़ कर लिए, सर्वेज या कुछ भेज दिया उनको, कभी ट्रेनिंग दे दी उनको पर्टिकुलर स्किल सेट पे, कभी ग्राउंड रूल्स, जो हमारे ग्राउंड रूल्स होते हैं प्रोजेक्ट टीम के वो बना दिए, को लोकेशन मतलब एक जगह पे बिठा दिया सबको। आजकल जो है कोरोना की वजह से लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो को लोकेशन एक ऐसा तरीका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जिसमें सबको इकट्ठा करके ऑफिस भेजो। ऑफिस भेज दो सारी टीम को, ऑफिस में जो है इकट्ठे बैठेंगे तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। देन उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, रिकॉग्निशन करना पड़ता है, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उनके उनको डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि वो इंश्योर करे कि टीम जो है वो एक साथ काम कर रही है स्मूथली। उनको एक साथ काम करवाने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है उनके जो इंटरेक्शन होते हैं वो मैनेज करने पड़ते हैं। और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में जो है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। टीम बिल्डिंग जो है वो अर्ली स्टेजेस में करनी चाहिए प्रोजेक्ट की, सो दैट सभी लोग जो है वो एक साथ काम करें प्रोजेक्ट में। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ किस तरह की हो सकती हैं, जैसे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर दी टुगेदर सबकी। देन माइलस्टोन पार्टीज कर दी जो है, जिसमें सब लोग जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर दी। तो ये सारी जो होती है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। दोस्तों, उसके अलावा जो है पर्सनल असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं अपना हमारे टीम मेंबर्स को समझने में। तो इसके लिए हम जो है उनको सर्वे भेजते हैं, फोकस ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, और इन उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं। इन टूल्स की मदद से जो है हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है डिसीज़न मेकिंग के बारे में, और जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन है लोगों के साथ जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कम्युनिकेशंस में क्या हो रहा है, टीम्स कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। एंड इट इज़ बेसिकली अलाउ अस टू इम्प्रूव ट्रस्ट। पर्सनल असेसमेंट टूल का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, और टीम वर्क एबिलिटीज़ जो है उनको इम्प्रूव करना है। फ्रेंड्स, अगर हमें अपने प्रोजेक्ट टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है और कॉस्ट डिक्रीज़ करनी है, स्केड्यूल कम करना है प्रोजेक्ट का, तो दोस्तों हमें ट्रेनिंग्स करनी होती हैं जिससे जो है हमारी टीम के स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस इम्प्रूव हो। जो कॉस्ट्स होती हैं ट्रेनिंग की वो ऑर्गेनाइजेशन को बॉर्न करनी होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसके बाद हमारे ग्राउंड रूल्स आते हैं। ग्राउंड रूल्स होने बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये बताया गया होता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड व्हाट इज़ नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। Friends, acceptable behavior is defined in ground rules। उसका जो डेफिनेशन है कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होगा और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होगा प्रोजेक्ट टीम का। बेसिक रूल होते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट टीम कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे बिहेव करेगी। ग्राउंड रूल्स जो है हेल्प करते हैं बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन में और प्रॉब्लम्स की सिचुएशन में उनको दूर करने में, ताकि पहले से टीम को पता हो कि
टीम का जो कल्चर है वो क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मीटिंग के लिए रूल सेट कर दो, और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जो है रूल सेट कर दो। सो दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट टीम को कोलोकेट करना एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिक्रीज हो। सो कोलोकेशन का मतलब है एक जगह पे, जैसे एक ऑफिस में जो है सारी टीम बैठे एक साथ, बजाय कि वर्चुअली हम सेटअप करें टीम्स को। और उसके अलावा जो है रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है, और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो भी हमारे टूल्स और टेक्निक्स हैं अपनी टीम के डेवलपमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो है विल मोटिवेट द टीम मेंबर्स, और उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स जो टूल है हमारा, वो बेसिकली टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे उसको इम्प्रूव करेगा, जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। आउटपुट क्या होगा डेवलप प्रोजेक्ट टीम प्रोसेस का? असेसमेंट, टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा, विच इज़ मेंट टू एवेल्युएट द टीम्स इफेक्टिवनेस। टीम की इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए जो है टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है हम यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ टीम्स परफॉर्मेंस, नॉट अ इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। इट evaluates the team's performance, interaction, communication and conflict resolution. तो बेसिकली टीम की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, इंटरेक्शंस देखने के लिए, कम्युनिकेशन देखने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट टूल। सो दोस्तों, अब देखते हैं टीम फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं हमारे, वो देख लेते हैं। तो स्टेप्स क्या, स्टेजेस हैं एक्चुअल में। टीम जो है बनती है, देन उसके बाद जो है उसको डिसबैंड कर देते हैं लास्ट में, जब काम पूरा हो जाता है। तो उसके जो स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं उसको, दैट टीम में गो थ्रू। तो उसमें सबसे पहले जो है फॉर्मिंग होता है, पीपल आर गैदर टुगेदर एज अ टीम। तो टीम फॉर्म होती है, उनको गैदर किया जाता है। फिर स्टॉर्मिंग होती है, पीपल जो अंडरगो थ्रू डिसएग्रीमेंट्स एंड दे लर्न टू वर्क टुगेदर। तो लोग जो है डिसएग्रीमेंट्स फेस करते हैं एक दूसरे से, और फिर वो सीखते हैं। फिर नॉर्मिंग हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, पीपल बिगिन टू बिल्ड गुड वर्किंग रिलेशनशिप एज अ टीम। सो नए अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं एज द टीम स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। उसके बाद परफॉर्मिंग, द टीम बिकम्स एफिशिएंट एंड वर्क्स वेल टुगेदर। तो टीम एफिशिएंट हो जाती है और साथ में काम करना शुरू कर देती है। और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, एडजॉर्निंग, द टीम इज डिसबैंडेड एज अ प्रोजेक्ट एंड होता है, तो टीम जो है डिसबैंड हो जाती है। तो ये पूरी 5 स्टेजेस होती हैं हमारी टीम फॉर्मेशन की और डेवलपमेंट की। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक नए प्रोसेस की, जिसका नाम है मैनेज प्रोजेक्ट टीम प्रोसेस। तो मैनेज कैसे करते हैं प्रोजेक्ट टीम को? बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें हम टीम की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, ताकि जो है हमें जो है फाइनली जो है हाई परफॉर्मेंस मिले प्रोजेक्ट से। सो हम जो है बेसिकली परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं और फीडबैक देते हैं टीम को। इश्यूज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करते हैं टीम के साथ बैठ के, और कोई चेंजेस होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं टीम की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो सब कुछ जो है टीम की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। सो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता है, जब हम एक्चुअली डिलीवरेबल पे काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करना होता है। सो इसको डेली करना होता है, डे टू डे मैनेजमेंट करना होता है टीम का, जो कि प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है मेहनत करनी पड़ती है टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस टीम। और सबसे अच्छी इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट इज अचीव बाय हैविंग ग्रेट कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए हर टीम मेंबर के बीच में, नेगोशिएशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना आना चाहिए, और लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। सो दोस्तों, टूल्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे टीम को मैनेज करने के लिए। सो फर्स्ट टूल है ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशन। सो बाय ऑब्जर्विंग, सो दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं
टीम मेंबर्स का रिलेशनशिप बाय टॉकिंग टू देम, उनका रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ। एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सेंस करता है कि पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या होगी टीम मेंबर के साथ, एंड उस प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करता है बिफोर दे गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब हाथों से बाहर निकल जाए प्रॉब्लम, उससे पहले जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जाता है और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। सो दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल एक और टूल है मैनेज प्रोजेक्ट टीम प्रोसेस का। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं टीम मेंबर की, एम्प्लॉयज़ की, इंडिविजुअल की जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, और देन जो भी इवेल्युएशन किया गया है उसको कलेक्ट किया जाता है सुपरवाइजर्स जो है एम्प्लॉयज़ के। सो अगर अगर फंक्शनल मैनेजर है एम्प्लॉय का, तो उससे जो है कलेक्शन किया जाता है इन इवेल्युएशंस का, जो भी हमने परफॉर्मेंस इवेल्युएट की है वो सारा लाइक कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है। सो दोस्तों, उसके बाद हमारा इशू लॉग आता है। इशू लॉग में जो सारे इश्यूज ट्रैक किए जाते हैं, जैसे कि अपना जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो एक इशू है, और उसका जो है ट्रैक करने के लिए जो है इशू लॉग बनाई जाती है। और इशू लॉग जो है वो इश्यूज को एड्रेस करता है कैसे, बाय एक्सेसिंग द कॉज। कॉज क्या है इशू का, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको एनालाइज करना, फिर उसके बाद जो करेक्टिव एक्शन लेना उस इशू को सॉल्व करने के लिए। सो इशू लॉग जो है इसलिए एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज होता है टू कीप ट्रैक ऑन द इश्यूज, एंड कैन बी यूज्ड एज कम्युनिकेशन टूल टू मैनेज द टीम एंड स्टेक होल्डर। तो जो भी इश्यूज हुए हैं वो लाइक डॉक्यूमेंट होगा तो वो हेल्प करेगा टीम के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने में। एक कम्युनिकेशन टूल की तरह जो है इसको यूज़ करेंगे टीम को मैनेज करने के लिए, और लाइक स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए। सो दोस्तों, जब डिफरेंस की बात आती है टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट में और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल में, तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो, सो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है दैट इज़ फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल लेवल। और जब टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात आती है तो वी आर इवेल्युएटिंग द टीम एज अ होल। ये डिफरेंस है दोनों। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस की। और कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस में जो है हम बेसिकली जो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज हैं या मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। और बेसिकली इस प्रोसेस में जो है हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज हमने प्लान किए थे वही एक्चुअल में यूज़ हुए हैं कि नहीं, उतना ही क्वांटिटी में यूज़ हुए हैं कि नहीं। अगर कोई डिफरेंस है यूसेज में और प्लानिंग में, सो वी नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस जो है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम रिसोर्सेज की कॉस्ट है उसको मॉनिटर कर सकें, और खर्चे जो हैं एक्सपेंडिचर जो है उसको कंट्रोल में रखें, चेक में रखें। तो दोस्तों, अगर शॉर्टेज है फिज़िकल रिसोर्सेज की क्वांटिटी में तो वो भी उसको भी मैनेज किया जाता है, उसको भी फिक्स किया जाता है। तो दैट इज़ लाइक कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस। सो दोस्तों, कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस जो है वो इंश्योर करता है कि जो आइटम्स हैं, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं सही समय पे। मींस सही समय का मतलब है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में या फेस प्रोजेक्ट के फेस में जहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एंड नॉट बिफोर और लेटर देन दैट। से ना उससे पहले ना उसके बाद, जहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं कि नहीं है। देन राइट जगह पे है कि नहीं है, मीन्स राइट डिपार्टमेंट में है या लोकेशन में है कि नहीं जहाँ पे होने चाहिए। सो लोकेशन या प्लेस। उसके बाद राइट अमाउंट में, सो जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी है कि नहीं, जितनी प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड क्वांटिटी उतनी है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा
मैनेज टीम प्रोसेस है और जो हमारा कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस है वो दोनों डिफरेंट है। तो मैनेज टीम प्रोसेस जो है टीम मेंबर्स को मैनेज करने के लिए होता है या ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होता है। और कंट्रोल रिसोर्सेज प्रोसेस होता है वो फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होता है या मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होता है। तो दोनों ही हैंडल किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। सो दोस्तों अब हम देखते हैं टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के। सो सबसे पहला है हमारा इशू लॉग। सो दोस्तों अब बात करते हैं इशू लॉग की। इशू लॉग जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी इशू है रिसोर्सेज से रिलेटेड तो हमें इशू लॉग में पता चल जाता है। जैसे कि अगर कहें कि मटेरियल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें कि मटेरियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा या कम तो नहीं है जितना प्लान किया उससे, तो वो एक इशू है, वो हमें पता चल जाता है। फिर कॉस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे रिसोर्स की कॉस्ट हाइयर और या लोअर तो नहीं है एज पर प्लान, उससे प्लान से जो है हाइयर तो नहीं है या लोअर तो नहीं है। और उसके अलावा जो सप्लाई इश्यूज है जैसे डिले वगैरह तो नहीं होता सप्लाई में, तो वो सारे इश्यूज हैं इशू लॉग से हमें पता चलते हैं। सो अगर रिसोर्सेज के से रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो हमें लेसन्स लर्न रजिस्टर जो होता है हमारा, उसमें जो है पुराने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है जो सिमिलर प्रोजेक्ट होते हैं पुराने, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को, रिसोर्स से रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पुराने सिमिलर प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि हमें मिलती है लेसन्स लर्नड रजिस्टर में। सो दोस्तों फिजिकल रिसोर्स असाइनमेंट एक टूल और टेक्निक है टू कंट्रोल रिसोर्सेज। सो फिजिकल रिसोर्स असाइनमेंट में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, मींस किस एक्टिविटी या टास्क के लिए कौन सा रिसोर्स जो है वो यूज़ होगा। और हमारे जो रिसोर्स है वो उसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमने लिया है या उसको एक्सटर्नली हमने प्रोक्योर करके परचेज किया है, प्रोक्योरमेंट करके परचेज किया है। सो फिजिकल रिसोर्स असाइनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एक टूल है, टेक्निक है टू कंट्रोल रिसोर्सेस। सो जो प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है प्रोजेक्ट का, उससे हमें पता चलता है कि हमारे रिसोर्सेज किस टाइप के हैं और कहाँ यूज़ हो रहे हैं और किस लोकेशन में यूज़ हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहे हैं, किस लोकेशन में यूज़ हो रहे हैं। ये कहाँ से पता चलता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल से। फिर हमारा आता है रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज होती है जो कि हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन यूज़ इट टू ऑर्डर और रिप्लेस डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट। सो फिजिकल रिसोर्सेज को जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ऑर्डर कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है यूजिंग रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा टाइप ऑफ रिसोर्सेज, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फिर हमारा आता है रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, मीन्स इसमें होगा टाइप ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट एंड सप्लाई, मतलब फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं उनके टाइप होंगे इसमें रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर रिस्क रजिस्टर हो गया जिसमें होगा इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क, on any risk that can influence how physical resources like material or supplies are acquired। सो रिस्क रजिस्टर हमें बताएगा ऐसे रिस्क्स के बारे में जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जो कि रिस्क जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल मटेरियल रिसोर्सेज को। सो दोस्तों ये सब टेक्निक्स हैं टू कंट्रोल रिसोर्सेज। सो दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसकी क्या पावर्स है, अब वो डिस्कस करते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। सो कितने टाइप की पावर होती हैं ये डिस्कस करते हैं।
सो फॉर्मल और लेजिटिमेट पावर होती है कि मेरी पोजीशन ये है और आपको ये काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द इंचार्ज। तो फॉर्मल पावर होगी, लेजिटिमेट पावर होगी बेस्ड ऑन द पोजीशन। फिर हो गई रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर कैसे कि अगर आप ये शुक्रवार तक कर देते हैं, फ्राइडे तक कर देते हैं, तो आई विल गिव यू 2 days ऑफ। सो दोस्तों, सबसे पहले हो गया फॉर्मल पावर। अपनी फॉर्मल पावर कैसे दिखाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर? बोलेगा आई एम द इंचार्ज और आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद रिवार्ड पावर होती है, अगर आप ये फ्राइडे तक काम कर दोगे तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो एक रिवॉर्ड दे रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर होता है रिवॉर्ड पावर के बाद पेनल्टी पावर या कॉर्सिव पावर। सो पेनल्टी का मतलब है, अगर आपने ये डिलीवरेबल टाइम से नहीं किया तो आई विल कैंसिल योर फॉरेन ट्रिप टू चाइना। मैं आपकी चाइना की ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पेनलाइज करते हैं हम। देन एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर होती है कि इस बंदे ने पीएमपी करी है तो ही डिजर्व टू बी द प्रोजेक्ट मैनेजर। पावर दैट इज बेस्ड ऑन बीइंग एन एक्सपर्ट। जैसे ये बंदा जो है इसने पीएमपी कर रखी है तो इसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहिए, एक्सपर्ट पावर। रेफरेंट पावर होती है, जैसे अगर लोग, कितने ज़्यादा लोग हमसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमें लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सो जैसे कोई अपने इन्फ्लुएंस से जो है लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करता है, और बेस्ड ऑन फेम, लाइकलेबिलिटी, करिश्मा की वजह से, तो उस वजह से जो है एक पावर आ जाती है बंदे में कि यार ये काम तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब लोग अप्रिशिएट करेंगे या ये सब मेरा साथ देंगे, तो इसलिए ये काम होना चाहिए। सो जो मेन जो पावर यूज़ करनी चाहिए वो यूज़ करनी चाहिए एक्सपर्ट पावर। और एक्सपर्ट पावर के अलावा जो है एक्सपर्ट पावर इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है, जो कि लेजिटिमेट पावर है यूज़ करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जो फॉर्मल पावर होती है, जो रिवॉर्ड होता है, पेनल्टी पावर होती है, ये सब जो है आपकी पोजीशन पे बेसिस होते हैं, जो आपका रोल होता है, डेजिग्नेशन होता है। सो बेस्ट जो है वो है एक्सपर्ट पावर एंड रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड देना आर द बेस्ट फॉर्म, और एक्सपर्ट पावर इज़ द बेस्ट फॉर्म बिकॉज इट इज़ अर्नड थ्रू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो कि पीपल ट्रस्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान जो है प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी इन्वॉल्व इन कोचिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर कैसा होना चाहिए? जो कोचिंग करे, जो फैसिलिटेट करे एंड सपोर्ट करे टीम को एंड द प्रोजेक्ट। whereas in the early stages project manager should be more involved in planning and giving direction। मतलब इनिशियली जो है प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग में इन्वॉल्व हो और गिविंग डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो। लेटर ही कैन कोच, ही कैन फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द टीम। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि पावर जो है कितने टाइप्स की होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो कई तरह के लीडरशिप रोल होते हैं, और लीडर्स के जो है कई तरह के जो है मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं। इवन प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके भी डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑटोक्रेटिक आ जाता है, ऑल डिसीजंस जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर लेता है, कोई भी टीम मेंबर इन्वॉल्व नहीं होता डिस्कशंस में। ऑटोक्रेटिकली प्रोजेक्ट मैनेजर अकेले ही डिसीजन लेता है। दूसरा जो टाइप है मैनेजमेंट का वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर में प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, टीम को अनसुपरवाइज छोड़ दिया जाता है, विच जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस स्टाइल इज़ ओनली सूटेड इफ़ द टीम इज़ हाईली स्किल्ड। अगर टीम जो है वो सेल्फ ड्रिवन है और सेल्फ मैनेज्ड है, तब जो है हम लेसेस फायरे फेरे जो है स्टाइल है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो टीम मेंबर्स खुद अपना वर्क को जो है मैनेज करने करने का स्किल रखते हैं। फिर आता है कोचिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है टीम की हेल्प करता है उनके गोल्स अचीव करने में, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड देन सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग।
तो प्रोजेक्ट मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देता है टू अचीव द गोल्स। कैसे देता है? बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। कैसे हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर? बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड देन सपोर्टिंग द टीम एंड मॉनिटरिंग द टीम। उसके बाद हमारा आता है डेलीगेटिंग। तो डेलीगेटिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश करता है और देन टीम के पास दे देता है हैंडल करने के लिए। बेसिकली टीम जो होती है वो वर्क को हैंडल करती है। देन डेलीगेटिंग का मतलब गोल जो है वो बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, देन टीम को डेलीगेट कर दिया। उसके बाद हमारा आता है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग इनपुट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से इनपुट लेना, दैट इज फैसिलिटेटिंग। दूसरों के जो इनपुट है उन पर कोऑर्डिनेट करना। सो दोस्तों, सबसे पहले कंबाइन करेंगे ऑटोक्रेटिक और डायरेक्टिंग स्टाइल को। तो ऑटोक्रेटिक था जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग वाला स्टाइल होता है, मैनेजमेंट स्टाइल, जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बिना किसी की मदद के डिसीजन लेता है। डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्शन देता है टीम को। सो ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप या मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं दोनों। और इसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर टीम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है एंड इज द सोल डिसीजन मेकर। सोल डिसीजन मेकर है, एकमात्र डिसीजन मेकर है। देयर आर मोस्टली टॉप डाउन अप्रोचेस। टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर वाले ने डिसाइड कर दिया और नीचे वालों को मानना पड़ेगा। सो एक और स्टाइल होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर इनपुट तो ले लेता है टीम मेंबर से, बट डिसीजन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही लेता है। उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल या परसुएडिंग या कंसल्टेटिव स्टाइल। सो कंसल्ट करता है बट ब्यूरोक्रेट की तरह जो है डिसीजन खुद लेता है। फिर हमारा आ जाता है डेमोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव या कंसेंसस स्टाइल। तो इसमें क्या करता है? इसमें टीम को कंसल्ट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर और डिस्कशन के लिए और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो है कंसल्ट करता है और टीम की हेल्प लेता है टू कम अप विद द डिसीजन। सो टीम का जो इनपुट्स हैं वो लेता है, हेल्प लेता है डिसीजन मेकिंग के लिए। लास्ट हमारा होता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग जो होता है उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बना देता है गोल या ऑब्जेक्टिव और फिर टीम को अधिकार दे देता है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की। मैंने आपको गोल दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, डेलीगेटिंग। सो दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, हाउ टू मैनेज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अगर टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मैनेज करने की। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है टीम को इन्फॉर्म करना पड़ता है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर आपका प्रोजेक्ट चेंजेस क्या हो रहे हैं वो बताने पड़ते हैं, की डिसीजंस क्या लिए गए हैं वो बताना पड़ता है, फिर प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है वो बताना पड़ता है। सो बेसिकली कोई गैप नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का और सारे टीम मेंबर्स को जो है अपडेट किया जाना चाहिए अबाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो टीम मेंबर से मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट चार्टर से रिलेटेड है, चाहे चेंजेस से रिलेटेड है, चाहे डिसीजन से रिलेटेड है, चाहे प्रोजेक्ट के स्टेटस से रिलेटेड है। सो दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज क्या हैं? कैसे होता है कॉन्फ्लिक्ट? स्केड्यूल की वजह से हो जाता है। ठीक है, स्केड्यूल जो है अगर बढ़ गया तो रिसोर्सेज बोलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो उनके लाइक माइंड में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, रीवर्क करना पड़ता है, तब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो स्केड्यूल जो है वो मेन है सोर्स। उसके अलावा प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज़ को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है,
उसके अलावा जो है रिसोर्सेस का भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टेक्निकल ओपिनियंस की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉस्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर्सनैलिटी की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये नोटिस करना चाहिए कि कॉस्ट सबसे नीचे आ रहा है हायरार्की में और स्केड्यूल जो है वो सबसे ऊपर है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉस्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, स्केड्यूल से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। किस तरह से आपका स्केड्यूल है, या स्केड्यूल बढ़ गया या स्केड्यूल में चेंज आ गया, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं प्रोजेक्ट में। जो पुराने व्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो ये है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे बचना चाहिए। ठीक है, उसको जो है रिजॉल्व अपर मैनेजमेंट ही करेगी। ये पुराने व्यूज़ हैं। और जो आजकल के व्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, नए व्यूज़ जो हैं वो हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते ही हैं और बेनिफिशियल होते हैं। हमें वो ओपनली डिस्कस करने चाहिए और रिजॉल्व करने चाहिए। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को रिजॉल्व करना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। बेस्ट तरीका क्या है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का? बेस्ट तरीका यही है कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं वही उसको सॉल्व करें। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर ट्राई कर सकता है एंड ही कैन फैसिलिटेट द रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न जानकर जो है उसका रिजोल्यूशन दे सकता है, जब तक उसके पास अथॉरिटी है लोगों के ऊपर, लाइक ही इज़ मैनेजिंग द टीम, ही हैज़ द अथॉरिटी। या फिर जो इश्यूज हुए हैं उनके ऊपर उसकी अथॉरिटी है, जो कि इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट में। जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी, इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट के जो इश्यूज हैं उनको लेकर, तो तब तक जो है ही कैन गिव अ रेजोल्यूशन, ही कैन गाइड। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है। देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले कोलैबोरेट कर सकती हैं जिन पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने इश्यूज़ को ओपनली डिस्कस करती हैं, उनके अलग अलग व्यू पॉइंट आते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है, फिर कॉन्सेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। और जैसे कॉन्सेंसस बनता है, दिस लीड्स टू अ विन विन सिचुएशन। इसको जो है बेस्ट चॉइस बताया गया है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए, कोलैबोरेशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। कोलैबोरेशन के बाद, कोलैबोरेशन के अलावा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है कॉम्प्रोमाइजिंग और रिकंसाइलिंग। इसमें जो है हर पार्टी जो है वो उसको जो है लिटिल बिट सेटिस्फेक्शन लेवल जो है मिलता है, बट हर पार्टी को सब कुछ नहीं मिलता। इट्स काइंड ऑफ अ लूज लूज सिचुएशन, दोनों पार्टीज़ के लिए लूज लूज सिचुएशन होती है। और इसको जो है सेकंड बेस्ट चॉइस बोलते हैं आफ्टर कोलैबोरेशन। रिकंसाइलिंग को जो है सेकंड बेस्ट चॉइस होती है। एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि जो डिसीज़न है उसको पोस्टपोन कर देती है पार्टी, दोनों पार्टियां जो हैं उसको पोस्टपोन कर देती हैं, कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता है एंड प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। इसको विड्रॉल बोलते हैं कि एक ने विड्रॉ कर दिया या अवॉइड कर दिया दोनों पार्टीज ने। विड्रॉल, नॉट दैट गुड। फिर हमारा आता है स्मूथिंग या अकोमोडेटिंग। स्मूथिंग में जो है बेसिकली दोनों पार्टीज के बीच में उन एरियाज को हाईलाइट किया जाता है जिन पे एग्रीमेंट हो दोनों का। मतलब मीन्स ये हो गया कि जो
प्रॉब्लम एरियाज है उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा है और किसी और चीज़ को ही डिस्कस किया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने के लिए। सो दोस्तों, दिस मेथड इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। ये मेथड भी इफेक्टिव नहीं है इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम एरियाज तो डिस्कस हो ही नहीं रहे। ठीक है। देन लास्ट वन इज़ फोर्सिंग और डायरेक्टिंग। मतलब एक पार्टी जो है अपना व्यू पॉइंट दूसरी पार्टी पे फोर्स कर रही है। इसको बोलते हैं कि एक पार्टी तो जीत गई, दूसरी हार गई। इसको विन लूज सिचुएशन बोलते हैं, विन लूज सिचुएशन। दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो है हम डिफाइन करते हैं कि रूट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। जब हमारे सामने रूट प्रॉब्लम आ गई, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसको उसके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। फिर जब सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन को, और फिर एक बार रिव्यू करते हैं और कंफर्म करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। ये स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंश्योर करना जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू एंड मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम हैज़ बीन रियली सॉल्व्ड एंड टेकन केयर ऑफ। बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोगों को क्या मोटिवेट करता है, ये कहाँ से पता चलता है? मोटिवेशनल थ्योरीज से। और प्रोजेक्ट मैनेजर इन थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकता है टू मोटिवेट पीपल। दोस्तों, सबसे पहले होती है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैंने एफर्ट दिया तो इट विल लीड टू प्रोडक्टिविटी। तो मेरे एफर्ट देने से प्रोडक्टिविटी होगी और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी और मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो है काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए। जब तक रिवॉर्ड उनके हिसाब से मिल रहा है तब तक वो काम करते हैं। दैट इज़ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। फिर आती है हमारी मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। दोस्तों, थ्योरी एक्स में जो है मैनेजर क्या करता है? मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का बिलीव, लाइक दे डोंट बिलीव देयर एम्प्लॉयज़। वो बोलता है कि यार ये तो लेज़ी हैं, ये इनकैपेबल है, एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क। ऐसा जो मैनेजर होता है वो थ्योरी यूज़ कर रहा होता है, थ्योरी एक्स। इसको बोलते हैं थ्योरी एक्स, मैकग्रीगर की थ्योरी एक्स। फिर दूसरा जो मैकग्रीगर की थ्योरी है वो है वाई। इसमें क्या होता है? इसमें मैनेजर हु फॉलो थ्योरी वाई वो बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोएक्टिव हैं, वो प्रोएक्टिव हैं एंड दे कैन वर्क ऑन देयर ओन। वो अपने आप काम कर सकते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, विदाउट बीइंग सुपरवाइज। उनको सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वांट टू अचीव समथिंग, मीन्स जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सोचता है कि यार एम्प्लॉयज़ जो है वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, दे कैन डू देयर वर्क ऑफ देयर ओन। ही बिलीव, ही हैव बिलीव इन देम। दैट इज थ्योरी वाई। हमने पढ़ी मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजर्स। दोस्तों, फिर है हमारी डेविड मैकक्लेंड्स थ्योरी ऑफ नीड। मैकक्लेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। थ्योरी ऑफ नीड्स का मतलब है कि जो लोग हैं वो तीन तरह की नीड्स होती है उनकी। सबसे पहली होती है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब है कुछ अचीव करना चाहते हैं, वांटेड रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्निशन चाहिए। These people enjoy taking challenges, challenging roles and being recognized for their achievement. ये लोग जो है challenging jobs, challenging roles जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ताकि उनको recognition मिले for their achievement. ये एक नीड है। डेविड मैकक्लीलैंड्स की थ्योरी की एक थ्योरी ऑफ नीड्स है ये। देन हमारा आ जाता है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है नीड फॉर अप्रूवल। ये लोग जो है ये जब तक दूसरे लोगों के साथ होते हैं तब तक परफॉर्म करते हैं एंड दे वर्क बेस्ट। लाइक जब तक ये दूसरे लोगों के साथ काम करेंगे तब तक ये अच्छा काम करते हैं।
जब तक अकेले काम करेंगे तो फिर जो है तो एफिलिएशन होगा तो काम करेंगे, मतलब दे नीड अप्रूवल फ्रॉम 3 से 4 लोगों का अप्रूवल मिलेगा उनको, तभी वो परफॉर्म करते हैं। देन पावर इज द लास्ट थ्योरी ऑफ नीड्स। डेविड की जो लास्ट थ्योरी ऑफ नीड्स है वो है पावर। पावर मतलब नीड फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। सो ये लोग जो है ये काम करते हैं जब ये दूसरे लोगों को मैनेज करते हैं, मतलब इनको खुशी मिलती है, इनको खुशी मिलती है दूसरे लोगों को मैनेज करने में, इनको पावर चाहिए। इनको पावर नहीं मिलती तो ये परेशान हो जाते हैं। और ये इनकी नीड क्या है, इनकी नीड है कि मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करूं। सो ये है पावर थ्योरी ऑफ नीड। सो ये चार तीन थ्योरीज हमने पढ़ी डेविड की, डेविड मैक्लेलैंड की 3 थ्योरीज पढ़ी थ्योरी ऑफ नीड्स, जो कि मोटिवेशन की थ्योरीज है, मतलब हाउ टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज, उन नहीं सॉरी हाउ टू नहीं व्हाट मोटिवेट योर एम्प्लॉयज, क्या मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। अचीवमेंट करती है, एफिलिएशन फ्रॉम अदर्स करती है, और पावर करती है। इसके बाद दोस्तों मोटिवेशन थ्योरी आती है मैस्लो की। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है पूरी। सो मैस्लो जो है उसने डिवाइड किया है नीड्स को मल्टीपल लेवल्स में। उसने कहा कि लोगों का मोटिवेशन डिपेंड होता है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। जैसे जैसे उनकी फुल नीड्स जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक फुलफिल होती रहती हैं, तो उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो कायम रहता है, मोटिवेशन कायम रहता है। सो जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। किसी भी एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स होती है जो कि लोएस्ट लेवल है, जैसे कि सोना और खाना। मतलब उसको, कई लोगों को जो मोटिवेट करता है वो सोना, नींद मिल जाए और खाने को मिल जाए अच्छा अच्छा, तो वही चीज़ें उनके लिए मोटिवेशन है। ये सबसे पहली लेवल है। फिर उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो सेफ्टी जो है उसके बाद आते हैं। सेफ्टी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है आदमी, जो एम्प्लॉय है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, तो वो उसको मोटिवेट करेगी। अगर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखती है या मिलती है कंपनी की तरफ से, तो वो उसको मोटिवेट करेगी। फिर आता है हमारा सोशल नीड। सोशल नीड में हमारा आता है लव और फ्रेंडशिप चाहिए। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? लव और फ्रेंडशिप। अगर उसको फ्रेंडशिप मिल जाती है तो उसकी नीड पूरी हो जाती है, तो वो मोटिवेट हो जाता है। फिर उससे ऊपर चलते हैं एस्टीम, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जब तक एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं देता कोई, तब तक उसको मोटिवेट नहीं हो पाता है वो। तो जैसे उसको रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से और अचीवमेंट मिलती है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो इम्प्रूव होती है, सेल्फ एस्टीम। सो फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब ये है कि सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जो चाहा वो पाया, तो मोटिवेशन मिलता है फिर उससे भी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सो दोस्तों जब तक जो लोग हैं वो पहले लेवल को पार नहीं कर जाते, तब तक वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचते। जैसे साइकोलॉजिकल जो है सबसे पहला लेवल है, जब तक उनका खाना और नींद नहीं पूरी होगी तब तक वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। तो आखिरी लेवल जो है, लास्ट लेवल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। मीन्स आपने जैसा चाहा वैसा आपको मिला, और उससे जो है आपको सेटिस्फेक्शन हो गया है, और अब जो है आपकी लाइफ पीसफुल हो गई है। सो आप अपना जो आपका ट्रू पोटेंशियल है उसको अचीव कर लेते हैं। सो दैट इज द लास्ट मीन्स लास्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। सो जब आप वो सब कुछ अचीव कर रहे हो जो आप चाहते हो, इवन आपको पीस मिल रहा है, अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और आप अपने फुल पोटेंशियल से अपना फुल पोटेंशियल जो है दे पा रहे हो काम में, तो मैस्लो कहता है कि हाँ, ये आपका जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज है। सो ये सारी दोस्तों थी मोटिवेशन की थ्योरीज। सो दोस्तों अगला जो मोटिवेशन थ्योरी है वो मिस्टर हर्बर्ग्स की थ्योरी है,
और मिस्टर हर्बग्स कहते हैं कि वो इस थ्योरी को जो है बेसिकली दो फैक्टर्स बताते हैं इसमें। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला हाइजीन फैक्टर, दूसरा मोटिवेटिंग एजेंट। हाइजीन फैक्टर्स की बात करें तो ये कोई मोटिवेशन नहीं करता है अगर हो तो, लेकिन अगर नहीं हो हाइजीन, अगर आपके वर्किंग प्लेस में हाइजीन नहीं फॉलो की जा रही, लैक ऑफ हाइजीन है, तो वो डीमोटिवेट जरूर कर देता है एम्प्लॉयज़ को। सो हाइजीन फैक्टर्स आर प्री रिक्विजिट, सो इम्पॉर्टेंट है। और एग्जांपल क्या है हाइजीन फैक्टर के? वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं आपके ऑफिस में, सैलरी कैसी मिल रही है सबको, स्टेटस क्या मिल रहा है सबको। सो ये चीज़ें होती हैं, ये भी मोटिवेट करती हैं या ये डिमोटिवेट तो ज़रूर करती हैं। जब एक बंदा दूसरे की सैलरी देखेगा तो डिमोटिवेट होगा। वर्किंग कंडीशंस देखेंगे ऑफिस में कि एक को जो है अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही, तो वो भी मैटर करेगा। सो दोस्तों ये थी हर्बर्ग्स थ्योरी। सो दोस्तों अब बात करते हैं मोटिवेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। मोटिवेटिंग एजेंट्स होते हैं वो फैक्टर्स जो लोगों को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जैसे कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको कोई रिकॉग्निशन कर दो तो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको प्रोफेशनल ग्रोथ दिखा दो तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। सैलरी इंक्रीज जो है वो बेस्ट मोटिवेटर नहीं है एज पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रही है बात, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। सैलरी इंक्रीज इज नॉट द बेस्ट मोटिवेटर सिंस इट फॉल्स इन हाइजीन, क्योंकि ये हाइजीन में आता है। ये तो मतलब ये ज़रूरी है, ये प्री रिक्विसिट है, तो ये तो ज़रूरी है। ये किसी किसी मोटिवेटर की तरह नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। रियल मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कम्स फ्रॉम फाइंडिंग मीनिंग इन द वर्क इटसेल्फ। अगर आपको अपने काम में कोई मतलब दिखता है, मीनिंग दिखता है, तो उससे रियल मोटिवेशन होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जैसे कंपनी इंश्योरेंस देती है, ऐसे बेनिफिट जो सबको दिए जाते हैं इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? जैसे पर्क्स हो गई, जैसे कि कुछ रिवॉर्ड्स दे दिए एम्प्लॉयज़ को, एक्सक्लूसिव पार्किंग एरिया दे दिया, वेल डेकोरेटेड ऑफिस दे दिया, क्लब मेंबरशिप दे दी। तो इस तरह की पर्क्स जो होती हैं उनको, वो भी मोटिवेटिंग एजेंट्स होते हैं। सो दोस्तों रेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल क्या होता है? ये मॉडल, अ मॉडल दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस। किस चीज़ की गाइडेंस? कि टीम को कैसे मैनेज करना है, प्रोजेक्ट टीम को, और उनके परफॉर्मेंस को अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो एक ऐसा मॉडल जो हमें गाइडेंस देता है कि हाउ टू मैनेज अ टीम अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डिफरेंट स्टेजेस पे हमें कैसे मैनेज करना है अपनी प्रोजेक्ट टीम को। हमें हेल्प करता है ये डेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल। हेल्प अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट द टीम शुड बी डूइंग इन ईच स्टेज। हर स्टेज पे टीम क्या करेगी, क्या करने वाली है, उसकी जानकारी हमें देता है रेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल। रेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल। सो दोस्तों आइए ये 7 स्टेप्स के बारे में जानें इस परफॉर्मेंस मॉडल की। सो पहले 4 स्टेप्स में जो है फोकस होता है क्रिएशन ऑफ टीम, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम। और उसके बाद 5 6 7 जो 3 स्टेप्स होते हैं उनमें फोकस होता है ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम सस्टेन करनी चाहिए और परफॉर्मेंस देती रहनी चाहिए। सो पहला हो गया, पहले 4 स्टेप हो गए क्रिएशन ऑफ टीम, और दूसरे 3 स्टेप हो गए
परफॉर्मेंस ऑफ टीम, फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टीम। सो सबसे पहला स्टेप जो है वो ओरिएंटेशन है। ठीक है, 7 स्टेप्स हैं और सबसे पहला स्टेप जो है रेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल का जो सबसे पहला स्टेप है वो है टीम का ओरिएंटेशन। मतलब टीम से सवाल पूछा जाता है कि वाई आर वी डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट टीम सीखती है अबाउट द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका ओरिएंटेशन होता है, उसको बताया जाता है कि वो प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। सो इसके लिए किक ऑफ मीटिंग होती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डॉक्यूमेंटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस केस या प्रोजेक्ट चार्टर, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोजेक्ट टीम को दी जाती है। सो एक ये लर्निंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। सो दोस्तों पहला जो स्टेप था वो था अबाउट प्रोजेक्ट, कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो है सेकंड जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट बिल्डिंग हमें बताएगा कि हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, कौन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे या हैं, और उनके स्किल्स क्या हैं, ईच मेंबर के स्किल क्या है। दोस्तों ट्रस्ट बिल्डिंग में जो है इंफॉर्मेशन होती है वो की स्टेक होल्डर्स के बारे में होती है, जो कि प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है बट उनका इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट के ऊपर, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, गोल क्लैरिफिकेशन। गोल क्लैरिफिकेशन का मतलब है कि हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या गोल अचीव करने हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ज़रिए। जो प्रोजेक्ट टीम है वो इंफॉर्मेशन, हाई लेवल इंफॉर्मेशन डिस्कस करती है, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोजेक्ट की, मेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होंगे, और प्रोजेक्ट के और जो डिलीवरेबल्स हैं उनके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स जो है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। तो टीम जो है एक तरह से अपने गोल को क्लैरिफाई करती है कि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो है हम क्या गोल लेके चले, क्या रिक्वायरमेंट है मेन हमारी, क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होगी। सो गोल्स की क्लैरिफिकेशन, पहले हमने देखा कि टीम ने देखा कि प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, और उसके बाद देखा कि कौन कौन है प्रोजेक्ट टीम है, हु ऑल आर देयर, सब स्टेक होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर थर्ड उनको पता लगता है कि गोल क्या है, हमारा प्रोजेक्ट गोल क्या है। उसके बाद आता है कमिटमेंट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मीन्स अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन है कैसे। प्रोजेक्ट टीम जो है वो हाई लेवल प्लान्स बनाती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, स्केड्यूल बनाती है, बजट बनाती है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट बनाती है, मेजर प्रोजेक्ट माइलस्टोन बनाती है अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए। सो दोस्तों अगला जो स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, जो बड़े प्लान थे, हाई लेवल प्लान थे, उनको मोर डिटेल्ड प्लान में तोड़ दिया गया, ब्रोक कर दिया गया। सो डिटेल्ड स्कोप बनाया गया, स्कोप डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट की बैकलॉग बनाई गई जिसमें यूज़र स्टोरीज होती हैं सारी, जो कि हमने कस्टमर से ली हैं। देन उसके बाद जो है लिस्ट डाउन किया जाता है हर टास्क जो कि कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट में। डिटेल्ड शेड्यूल जो है, स्केड्यूल जो है वो बनाया जा रहा है विद स्पेसिफिक स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट फॉर एवरी टास्क।
एक स्टार्ट डेट होगी, एक एंड डेट होगी हर टास्क की, एक्टिविटी की। डिटेल्ड बजट बनाया जा रहा है विच लिस्ट डाउन द कॉस्ट फॉर एवरी टास्क। हर टास्क की जो पहले तो ड्यूरेशन हमने क्रिएट की, अब जो है हम बजट क्रिएट कर रहे हैं फॉर एवरी टास्क एंड डिलीवरेबल ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से जो है हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दोस्तों, एक स्टेप जो अगला स्टेप है वो है हाई परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट टीम। हाई परफॉर्मेंस में जो है, बिकॉज द टीम इज़ वर्किंग टुगेदर, वो अपने एक साथ काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है एंड दे अचीव द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। टीम जो है वो अब इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है और उनका सुपरविज़न करने की या उनको ओवरसाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ना माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत है। तो नाउ दे आर गिविंग हाई परफॉर्मेंस, दे आर डिलीवरिंग हाई परफॉर्मेंस। सो दोस्तों, फिर लास्ट में आ जाता है रिन्यूअल, जो कि 7th स्टेप है हमारे रेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल का। सो यहाँ पे जो है रिन्यूअल मतलब वर्किंग थ्रू चेंजेस। सो अब हमें नए डिलीवरेबल बनाने हैं। अब प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं और नए मेंबर्स आ सकते हैं। अब हमें डील करना पड़ेगा नए स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि नए सप्लायर हो गए या नए बिजनेस पार्टनर हो गए। अब हमें जो है नए लोग मिलेंगे लीडरशिप पोजीशंस में, तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल। नाउ we have to decide whether the current way of working is sufficient or do we need to change the way we work. This is the time हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा या जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना पड़ेगा। So these all comes under renewal, working through changes, changes in deliverables, changes in members, changes in stakeholders and changes in leadership positions. सो दोस्तों, अब हम लास्ट में देखेंगे ऑस्कर मॉडल, जो कि कैरेन विटलवर्थ एंड एंड्रयू गिलबर्ट ने हमें दिया है। सो दोस्तों, ये मॉडल है कोचिंग का और मेंटरिंग का लोगों को। सो दोस्तों, ऑस्कर मॉडल जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है कोच को, जो भी कोचिंग करना चाहता है। लाइक इफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज ट्राइंग टू एक्ट एज अ कोच, सो उसको हेल्प करता है टू डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर पीपल हु आर सीकिंग पर्सनल डेवलपमेंट। जिन लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए उनके लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा है, जिसको ऑस्कर मॉडल बोलते हैं। तो इस मॉडल से जो है लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट होगा और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। 5 स्टेप्स होते हैं ऑस्कर में: आउटकम, सिचुएशन, चॉइसेस, एक्शंस, रिव्यू। आइए देखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला है आउटकम। तो आउटकम का मतलब है कि हमें इंडिविजुअल का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा प्रोजेक्ट टीम का मेंबर है उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है ये पता करें, और जो भी हमारा कन्वर्सेशन होता है हर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के साथ, उससे हम क्या स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करें। मीन्स हमारा हम कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, कन्वर्स क्यों कर रहे हैं। सो वो आउटकम आइडेंटिफाई कीजिए, और जो इंडिविजुअल उसका लॉन्ग टर्म गोल पूछिए। देन कम्स द सिचुएशन। अभी क्या सिचुएशन है, स्किल्स को लेकर, एबिलिटीज़ को लेकर और नॉलेज को लेकर। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि वाई इज़ दैट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर पर्सन जो है वो एक लो लेवल पे तो क्यों है।
और अगर वो इस लेवल पे रहते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके जो रिलेशनशिप है फेलो टीम मेंबर्स पे, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सो नेक्स्ट, दिस इज द सिचुएशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड द सिचुएशन, कि अभी देखो कि सिचुएशन क्या है प्रोजेक्ट टीम मेंबर की, उसके स्किल लेवल कहाँ पे है। सो दोस्तों, पहले दो स्टेप ये हो गए कि हमने पहले प्रोजेक्ट टीम मेंबर से जानने की कोशिश करी कि आपका गोल क्या है, और दूसरा हमने उससे जानने की कोशिश करी कि अभी आप जिस लेवल पे हो आप क्यों हो उस लेवल पे। देन थर्ड स्टेप होता है चॉइसेस एंड कॉन्क्वेंसेस। सो अब चॉइसेस देखते हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं जो जिससे उसके गोल अचीव होंगे, जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर है उसके गोल अचीव होंगे। और जो भी ऑप्शन हम चूज़ करते हैं हम उनको समझाते हैं कि उसके कॉन्क्वेंसेस क्या होंगे। जो भी चीज़ वो चूज़ कर रहे हैं, जो भी उनकी चॉइस है, हम उनको बताएंगे कि अगर आप ये चॉइस लेते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम। और उसमें से जो बढ़िया वे फॉरवर्ड होगा वो हम चूज करेंगे टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद आता है एक्शन। सो वो टारगेट पता करेंगे जिस पे वो बंदा काम कर सकता है, इमीडिएटली काम कर सकता है, वो टारगेट पता करेंगे, या एक्शन स्टार्ट कर सकता है। नीड टू बी स्पेसिफिक सो दैट यू कैन easily कीप ट्रैक ऑफ द पर्सन's प्रोग्रेस। तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है ताकि हम इजीली जो है ट्रैक कर सके पर्सन की प्रोग्रेस को। वी नीड टू बी स्पेसिफिक। लास्ट में होता है रिव्यू। So we used to hold regular meetings to keep the person motivated and to track the progress that's been made so far. So मीटिंग करके जो है हम पर्सन उस प्रोजेक्ट टीम मेंबर को मोटिवेटेड रखते हैं और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते हैं, और ये देखते हैं कि अभी तक उसने कितना परफॉर्म किया, कितना प्रोग्रेस किया। सो दैट इज ऑल ऑस्कर मॉडल। सो दोस्तों, इस तरह हमें पता लगता है कि ऑस्कर मॉडल जो है कितना यूज़फुल है अगर हमने अपने टीम मेंबर्स को अपग्रेड करना है, उनके स्किल सेट अपग्रेड करने हैं। सो इसी के साथ हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का ये सेशन जो है ख़त्म होता है, पार्ट 2 जो है ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर listening to this podcast. Thank you so much.